हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द क्लास ऑफ केमिस्ट्री की क्लास है और बिना बुक्स के और बिना नोटबुक्स के नहीं आना है। क्योंकि हमने करनी है थोड़ी सी ज़्यादा प्रैक्टिस। अब केमिस्ट्री है मुश्किल, जिसमें लोग कहते हैं कि सप्लियाँ बहुत ज़्यादा आती हैं, हम तो फेल हो गए, बड़ी मायूसी होती है। लेकिन एज अ टीचर भी हम आपसे ज़्यादा मायूसी होती है अगर हमारा कोई स्टूडेंट पीछे रह जाए। सो हमने पीछे नहीं रहना, बल्कि हमने तो आगे बढ़ना है। सो हमने करनी है ढेर सारी प्रैक्टिस। ठीक है, रिएक्शन केमिस्ट्री है। मोहम्मद फिजान है हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम बोल रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम। और हाफिज़ अब्दुल्ला शफीक हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सो जो हमारे साथ हैं उन सबको वेलकम। सो स्टार्ट करते हैं हम अपनी फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। सो कल के सेशन में मैंने आपसे पूछा था कि आप लोगों के कॉलेज स्कूल्स में क्या चल रहा है, कि हम लोग पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रेफर करते हैं। क्योंकि ज़्यादा फोकस्ड रहती है। एंड पे ये होता है कि एंड पे जैसे आखिरी क्लास है ना, लोगों का इंटरेस्ट गिरता चला जाता है। इसलिए एंड पे ये होता है कि जब कोर्स खत्म होने वाला होता है, इंटरेस्ट गिरना शुरू हो जाता है, तो उस वक्त ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़ानी चाहिए। तब पढ़ानी चाहिए जब बंदा फ्रेश हो। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? सो आपके क्या व्यूज़ हैं इसके बारे में कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? आप मुझे जल्दी से कमेंट्स में लिख के दें कि व्हाट डू यू थिंक व्हाट इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, सो आज के दिन हम कवर करेंगे बेसिकली इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे और एक सोर्स डिस्कस करेंगे। बस ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। हाँ, यही 3-4 पेजेस हमारे पास बन जाते हैं। सो ये क्यों जल्दी टॉपिक हम ख़त्म करें? क्योंकि ईजी है, आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। सो टेंशन ही लेने के इतना ज़्यादा हम कैसे पढ़ेंगे। ये हमजा कह रहे हैं मैडम चैप्टर 8 से स्टार्ट कर दें। बेटा चैप्टर 8 से कैसे करते हैं जब आपका इंट्रोडक्शन ही चैप्टर 7 है। अगर आपने चैप्टर 7 अच्छे से नहीं पढ़ा तो फिर आप आगे समझ नहीं पाओगे। ठीक है, ये आपकी बेसिक चीज़ है। सो वो कहते हैं ना, घर बनाने से पहले बुनियाद रखनी पड़ती है, ये बुनियाद है। सो अब बुनियाद से स्टार्ट करना चाहिए ना हमें, नहीं तो हमारा घर क्या होगा, गिर जाएगा। बुनियाद ज़रा मजबूत बना लें, उसके बाद स्पीडें भी पकड़ लेंगे, घर भी जल्दी से बना लेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हम। सो अभी मैंने आपसे पूछा था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके ख्याल में क्या है। सो जो आपके व्यूज़ हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में आप शेयर कर सकते हो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है। बस ये नहीं कहना जो सबसे मुश्किल केमिस्ट्री है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। नहीं भाई, सबसे मुश्किल केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं है, फिजिकल केमिस्ट्री सबसे मुश्किल है। ठीक है, सो जल्दी से बताएं आप मुझे कि मोहम्मद फिजान कह रहे हैं जी बिल्कुल मैम, आई डोंट नो कि किस बात पे आपने कहा है, बुनियाद वाली बात पे कहा है। सो जो भी आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मतलब व्यू है वो हम आपसे जानना चाहेंगे। सिवाय इसके कि ये मुश्किल केमिस्ट्री भी मैं बता रही, सबसे जो मुश्किल केमिस्ट्री है वो फिजिकल केमिस्ट्री है, जो आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हो, जिसके अंदर ढेर सारी डेरिवेशन, ढेर सारी कैलकुलेशंस है। ठीक, कैलकुलेशन तो आपकी एनालिटिकल में भी है। मियाँ हमजा कह रहे हैं वो कॉलेज में कर दिया, कोई बात नहीं बेटा, रिवाइज कर लो। हम आपके कॉलेज से ज़्यादा स्पीड में आपको सिलेबस कंप्लीट करवा देंगे, आपके कॉलेज तक भी पहुंच जाएंगे। लेकिन अभी थोड़ी सी बुनियाद हमने मजबूत रखनी है। और एज अ टीम भी आपको सोचना चाहिए कि मैं भी बाकी लोग समझना चाहते हो। सो सिर्फ अपना नहीं सोचते हैं ना, दूसरों का भी सोचते हैं। तो हम यहाँ पे एज अ टीम बैठे हैं, इंडिविजुअल नहीं है। ठीक है, अकेले खेले नहीं है, इंडिविजुअल नहीं है, इकट्ठे हैं। सो हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पुराने ज़मानों में सोचा जाता था कि जो चीज़ ऑर्गेनिक हो, ऑर्गेनिक सोर्स से मिले। अच्छा, ऑर्गेनिक फूड आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है, ऑर्गेनिक फूड लेना चाहिए। क्या है ये चीज़ ऑर्गेनिक फूड क्या है? आपको क्या लगता है ऑर्गेनिक फूड क्या? आजकल ऑर्गेनिक हर तरफ हो रहा है, तो ये ऑर्गेनिक फूड या ऑर्गेनिक मेथड्स क्या हैं? उसी से रिलेट करती है पुराने ज़माने की ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। लोग क्या कहते थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उसी से रिलेट करते हैं कि जी ऑर्गेनिक फूड जैसे हम आजकल लेते हैं जी, हम केमिकल्स नहीं इंड्यूस करते हैं उसमें। हम अब केमिकल्स डिफरेंट तरह के होते हैं, तो वो मैं अभी नहीं बता रही क्योंकि फिर मेरा आंसर आ जाएगा इस बात का कि ऑर्गेनिक क्या है। मोहम्मद फिजान ने मेरे साथ शेयर की है डेफिनेशन, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद अ कंपाउंड कंसिस्टिंग ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन। ठीक है, डेफिनेशन। चलिए, मोहम्मद फिजान ने चूँकि की है तो मोहम्मद फिजान के लिए हम एक बात करते हैं। मोहम्मद फिजान, इसमें कल एक क्वेश्चन था, बहुत सारे बच्चों ने हमसे पूछा था
कि मैम क्या हम अपना कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं, और मैंने कहा था बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन आपने कुछ चीज़ मिस नहीं करनी। तो मोहम्मद फैज़ान अगर आप देख लो, आपको क्या लगता है आपको कुछ चीज़ मिस नहीं है? मुझे लग रहा है देयर इज समथिंग मिसिंग, डेफिनेशन थोड़ी इनकम्प्लीट रह गई है। सोचो नहीं आएगा तो हम तो बैठे हैं आपको बताने के लिए कि क्या कमी है, ताकि आप पेपर में जाके गलती ना करो, ठीक है। सो ऑर्गेनिक फूड क्या है? ऑर्गेनिक फूड ये होता है कि लोग कहते थे कि जो खाद से बने, खाद क्या है? खाद आपके पास प्योर ऑर्गेनिक मैटर है। सो वो कहते थे जितना भी ये चीज़ जो एक तरह की चीज़ें हैं, सिमिलर क्लास से रिलेटेड है, उनसे जो नई चीज़ बन रही है वो भी ऑर्गेनिक है। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कंसिडर्ड टू बी ऑब्टेन फ्रॉम ऑर्गेनिक सोर्स ओनली। जैसे फूड से फूड ही मिलेगा, फूड वेस्ट से भी फूड ही मिलेगा। खाद पुराने ज़माने में लोग क्या यूज़ करते थे? क्या यूज़ करते थे? एनिमल वेस्ट यूज़ करते थे ना। सो वो क्या था? मैन्योर जिसको बोलते हैं। सो वो क्या था कि एनिमल आउटपुट था, ऑर्गेनिक था। तो उन्होंने कहा इससे जो चीज़ मिल रही है वो ऑर्गेनिक है, वो जो खाना मिल रहा है वो ऑर्गेनिक है। क्या उसमें बेसिक साइंस क्या थी? जब आहिस्ता आहिस्ता टेक्नोलॉजी एडवांस की तो बेसिक साइंस ये निकली कि वो जो केमिकल थे, वो केमिकल जिसके अंदर ऑर्गेनिक का पार्ट मिसिंग है, वो यूज़ नहीं होते थे पुराने ज़माने में। बाद में जब रिसर्चेज हुई, लोगों ने वो ऑर्गेनिक पार्ट यूज़ किया और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाए। तो सबसे पहला बंदा था एक हमारे पास, जो मैं आपको नहीं बता रही अभी, तो फिर हम आगे भी तो पढ़ेंगे। चले जी, मोहम्मद फैज़ान ने अपनी डेफिनेशन कंप्लीट कर दिया, वेरी नाइस। एंड देयर डेरिवेटिव्स इज कॉल्ड एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यस, ये चीज़ मिसिंग थी। हाफिज अब्दुल्ला शफीक ने कहा कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स, बिल्कुल ठीक है। सो होपफुली जब आप आगे को डेफिनेशन लिखेंगे, पूरी डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है। अभी तो मैंने आपसे व्यू मांगा था, वो मैंने कहा था कि मैं आपको बताऊंगी कि इसको और ज़्यादा रिफाइन कैसे कर सकते हो। ये तो एक रिव्यू था, मैं आपको इस पर जज नहीं करूँगी कि आपको नहीं आता, आपको मेरे से ज़्यादा आता होगा। लेकिन अभी हम आपके रिव्यूज़ मांग रहे हैं और आपको ये चीज़ बता रहे हैं कि क्यों वो जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको कल कही गई थी कि साइंटिफिक वोकेबलरी आपने फॉलो करनी है, वो क्यों इम्पॉर्टेंट थी, ठीक है। सो अगर आप ये नहीं लिखते ना पेपर में एंड के डेरिवेटिव्स नंबर काट दें तो एग्जामिनर ने, हम तो आपको बताएंगे ना कि नहीं आपने ऐसा करना, ताकि एग्जामिनर नंबर ना काटे, ठीक है। सो हमारे पास क्या था? ये जो कॉन्सेप्ट था ना, ये वाइटल फोर्स थ्योरी कहलाता था। वाइटल फोर्स थ्योरी क्या थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाने के लिए वो एक चीज़ चाहिए ना, वो वाइटल फोर्स है। वो वाइटल फोर्स उस वक्त लोगों को समझ ही नहीं आता था ये क्या चीज़ है। ये उनके लिए हवा थी, मिथ थी, यार ये वाइटल फोर्स है यहाँ पे कोई। सो जे बेrzelius ने कहा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड फ्रॉम इनऑर्गेनिक मटेरियल। पानी से आप ग्लूकोज नहीं बना सकते, ये उसका कहना था, ठीक है। कॉमन एग्जांपल अगर मैं आपको दूँ, सो आया वूलर ने कहा जी ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने लैब में इस थ्योरी को लेकर बहुत काम किया। ये वूलर ने ऐसे ही नहीं अपनी थ्योरी दे दी थी, ठीक है। इसको रिजेक्ट ऐसे ही नहीं कर दिया था, इसके पीछे सालों की मेहनत थी। और सालों की मेहनत ने उसे क्या कहा? सालों की मेहनत ने कहा कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि है अमोनियम साइनेट। अमोनियम साइनेट ने क्या किया था? उसने कहा था इसको कन्वर्ट किया जा सकता है। उसने सर्टेन इस पर केमिकल रिएक्शन करवाया, इसकी ऑल्ट्रेशन करवाई, मॉलिक्यूल्स ने अपनी शेप बदली। शेप बदल के जो चीज़ बनी वो आपके पास क्या थी? वो आपके पास यूरिया थी, ठीक है। यूरिया क्या है? यूरिया आपके पास है प्योर ऑर्गेनिक मैटर। क्यों? क्योंकि इसका जो मिडल वन, जो आप उसको इसकी बैकबोन है, वो कार्बन की है एंड इट्स अ डेरिवेटिव ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन कंपाउंड, ठीक है। इस तरह का इसका स्ट्रक्चर है। सेंट्रल एटम कार्बन का है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड में ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन नहीं है और इसका डेरिवेटिव भी नहीं है, ठीक है। सो इस वजह से इसको कार्बन हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स कहा जाता है। सो मॉडर्न डेफिनेशन हमें क्या कहती है? मॉडर्न डेफिनेशन कहती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपाउंड्स एंड हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स। ये है इसकी मेन डेफिनेशन। सो अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। Then all those compounds which contain carbon as an essential element. कार्बन डाइऑक्साइड मैंने क्यों रिजेक्ट किया? अभी मैंने आपको बताया कि it has carbon but it cannot be organic compound। क्यों? क्योंकि ये organic
हाइड्रोजन और कार्बन का डेरिवेटिव वो नहीं है। ऐसा नहीं है हाइड्रोजन को रिमूव करके ऑक्सीजन लगाया हुआ है, ठीक है। वहाँ पे यूरिया में क्या था, जो अमाइन ग्रुप लगे हुए ना, अमोनिया अमाइन ग्रुप, नॉट अमोनिया ग्रुप, NH2 वो हटा के बनाएंगे। किसको हटाएगा? हाइड्रोजन को हटाएगा, ठीक है। देन कार्बोनेट्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड आर नॉट कंसिडर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्यों? क्योंकि उनकी बैकबोन तो कार्बन की है, लेकिन दे आर नॉट डेरिवेटिव्स। Organic compounds have also same kind of force of attraction like covalent bond and water wave forces as in inorganic compounds have। जी फर्स्ट ईयर करके आए हैं आप लोग, नहीं भी पता तो खैर है, मुझे जरा ये बताएं वंडर वॉल फोर्सेस क्या होती हैं। तो जल्दी से मुझे कमेंट्स में लिख के बताएं जो हमें देख रहा है कि व्हाट आर वंडर वॉल फोर्सेस। वंडर वॉल फोर्सेस, लंदन फोर्सेस, अजीब अजीब फोर्सेस के नाम थे ना वहाँ पर। और मज़े की बात ये थी, लंदन जो थी वो लंदन में चलने वाली हवाएं नहीं थी, लंदन से रिलेटेड नहीं थी, बल्कि वो क्या थी, वो एक जर्मन साइंटिस्ट था जिसका नाम लंदन था, है ना। मज़े की बात, बस ये केमिस्ट्री ऐसी लोगों ने बनाई है। सो केमिस्ट्री भी बहुत मज़े की है, ऐसी ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी आगे कि आप हैरान रह जाओगे, ऐसा भी होता है। तो वंडर वॉल फोर्सेस का जल्दी समझ लेते हैं। वीक फोर्सेस होती हैं, कोवेलेंट की स्ट्रॉन्ग होती हैं, वंडर वॉल की बहुत वीक होती है, ठीक है। देन फीचर्स पढ़ते हैं। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। पहला, कार्बन की पिक्यूलियर कहते हैं कोई खास, कोई रिलेटेड चीज, बड़ी खास एक नेचर है। वो नेचर क्या है, वो इसकी क्या प्रॉपर्टी क्या है, वो ये कि एक दूसरे के साथ चेन बनाती है, लॉन्ग चेन्स बनती हैं कार्बन की। कार्बन पड़े हुए ना, कार्बन अकेला नहीं रहेगा। क्यों ऐसे, क्यों ये बॉन्डिंग ऐसे बना लेता है, क्यों ये चेन्स बना लेता है, ऐसी क्या वजह है? वजह ये है कि जो इसका आउटरमोस्ट शेल है वो हाफ फिल्ड है। सो ना ये इलेक्ट्रॉन देता है ना ये लेता है, बल्कि ये लोगों को कहता है चलो आओ मिलके दोस्ती करें, आओ मिलके कोवेलेंट बॉन्ड बनाएं। वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के चक्कर में ये बड़ी लंबी लंबी चेन्स बनाता है, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम स्पेसिफिक नाम देते हैं। वो स्पेसिफिक नाम क्या है? कैटिनेशन, ठीक है। Carbon form large number of compounds. It is due to the formation of long chains and multiple bond. अब इसके अंदर डबल बॉन्ड भी हो सकता है, सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, जो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। The self linking property of carbon is called as catenation. और इसको हम क्या बोल रहे हैं? कैटिनेशन बोल रहे हैं। Then non-ionic nature. Ionic nature क्या होती है? पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज अलग अलग है। यहाँ पे ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि कोवेलेंट है, तो शेयर किया हुआ है। शेयर किया ना, तो ना कोई इलेक्ट्रॉन ले रहा है ना कोई दे रहा है, शेयर किया हुआ है, मिल बांट के रह रहे हैं, इसलिए ये क्या है? ये नॉन आयोनिक है, ठीक है। सो दे आर जनरली कोवेलेंट इन नेचर, देयरफॉर डू नॉट गिव आयोनिक रिएक्शंस। सिमिलैरिटी इन बिहेवियर, तकरीबन एक जैसे हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। लेट्स सी, वी हैव वन क्वेश्चन और कमेंट। ओके, मोहम्मद फैजान कह रहे हैं मैम पक्का नहीं है, लेकिन शायद द फोर्सेस इन बिटवीन द मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज वंडर वॉल फोर्सेस। वंडर वॉल फोर्सेस आर द वीक वन फोर्सेस, ठीक है। फोर्सेस तो हैं, कोवेलेंट जैसी हैं, शेयरिंग से ही हैं, लेकिन क्या है, बहुत वीक फोर्सेस हैं। कोई सिमिलैरिटी इन बिहेवियर बात कर रहे थे। अल्केन्स है, ठीक है तो कार्बन की चेन है, बात हम ये करते हैं कार्बन की चेन है, लेकिन कैसे सिमिलैरिटी आएगी? फॉर एग्जाम्पल कार्बन की चेन है, कहीं एक पॉइंट पे आके इसके अंदर डबल बॉन्ड आ गया, थोड़ा सिमिलर कैरेक्टर है, दोनों के अंदर 3 कार्बन है, लेकिन क्या चीज़ डिफरेंट है? उसका सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, ठीक है। इस डबल बॉन्ड के साथ 3 कार्बन भी हो सकते हैं, 4 कार्बन भी हो सकते हैं, हो सकता है ना ऐसा। हाफिज अब्दुल्ला कह रहे हैं रिपल्शन एंड अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स कॉल्ड वंडर वॉल। आई एम नॉट क्लियर। सो वीक फोर्सेज है, मैंने आपको बता दिया वीक फोर्सेज होती हैं और मोस्टली अट्रैक्शन की फॉर्म में हम इसको कंसीडर करते हैं। सो देयर एग्जिस्ट अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। और इसको हम इसीलिए होमोलोगस सीरीज कहते हैं कि दे आर क्वाइट सिमिलर। होमो कहते हैं सेम चीज़ को, सो सिमिलर और सेम एक जैसा होता है, सिमिलर मिलता जुलता, मुशाहबत रखता। सिमिलैरिटी इन बिहेवियर हैज़ रिड्यूस्ड द स्टडी ऑफ मिलियन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स टू फ्यू होमोलोगस सीरीज। कि अगर हम शुरू आखिर दरमियान का 1 2 3 पकड़ लेना,
पढ़ लें तो उनकी प्रॉपर्टीज़, तो बाकियों की भी वैसी होगी। सो अब हमें अगर उसमें 1000 मॉलिक्यूल है, वो 1000 मॉलिक्यूल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उनमें से कोई एक दो भी हम स्टडी कर लें, उसकी प्रॉपर्टीज़ देख लें, तो हम बाकी सीरीज़ के जो एलिमेंट्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ का पता लगा सकते हैं। जिस तरह हम कहते हैं ये जो हमारे पास डबल बॉन्ड है ये एडिशन रिएक्शन देते हैं, लेकिन ये सिंगल बॉन्ड एडिशन रिएक्शन नहीं दे सकते, क्यों? उनके पास जगह ही नहीं है, ऑलरेडी तो सारे सिंगल बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन फ्री ही नहीं है। यहाँ डबल बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन फंसाने की जगह है, ठीक है, वो बॉन्ड बनाने की जगह है, तो वो जब बॉन्ड बना लेते हैं इसलिए एडिशन दे देता है, ये एडिशन नहीं देते सिंगल बॉन्ड वाले, ठीक है। ये होमोलोगस इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। सो अभी तक अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो हम आगे चलते हैं। अगला है कॉम्प्लेक्सिटी। डीएनए का नाम सुना होगा, बड़ा भारी भरकम नाम है डीएनए। कितना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है भाई उसका, समझ नहीं आता। टर्न्स हैं उसके अंदर नाइट्रोजीनियस बेसेस हैं, उसके अंदर फॉस्फोडाइस्टर लिंकेजेस हैं, ऐसे ही है ना, सल्फाइड लिंकेजेस हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, भाई इतना कुछ है उसमें, ऐसा ही है ना, बड़ा कॉम्प्लेक्स सा स्ट्रक्चर है, लेकिन है तो ऑर्गेनिक। मजे की बात है ना। सो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आर यूजुअली लार्ज एंड स्ट्रक्चरली मोर कॉम्प्लेक्स। फॉर एग्जाम्पल द मॉलिक्यूल ऑफ स्टार्च। अपने कपड़ों को कभी कलफ लगाई होगी, वो स्टार्च है। चावल बॉईल किए होंगे, उसके ऊपर से जो चावल बॉईल करने के बाद जो पानी उतारते हैं वो बड़ा थिक सा होता है, बड़ा स्टिकी सा होता है, शहद की तरह। सो वो क्या है? वो स्टार्च है आपके पास। आलू काटे होंगे, वो जो व्हाइट कलर का लिक्विड निकल रहा होगा, व्हाइट कलर का वो एक में से झाग सी करी, वो क्या है? वो स्टार्च है आपके पास, ठीक है। सो अगर ये एक यूनिट अपने आप को मल्टीपल टाइम्स रिपीट करे तो वो स्टार्च बन जाता है, ठीक है। C6H10O5 N का मतलब है ये इतने टाइम्स रिपीट हुआ है। N में 11 टाइम आएगा तो 11 टाइम रिपीट हुआ है, N की जगह 10 आएगा तो 10 दफ़ा, 100 आएगा तो 100 दफ़ा रिपीट हुआ है। सो इट मीन्स दिस one unit is repeated n times, multiple times to make a starch complex molecule. That's right, ठीक है। इनके दरमियान ग्लाइकोसिटिक लिंकेजेस है। सो अगर तो आप बायो के स्टूडेंट हैं तो आपको बड़े अच्छे से समझ आ गया होगा कि यहाँ पे OH ग्रुप होता है, वाटर निकल जाता है। बना देती हूँ, जैसा ये OH ग्रुप है, यहाँ पे भी OH ग्रुप है, यहाँ पे भी OH ग्रुप है। फॉर एग्जाम्पल ये OH है, यहाँ पे बनाती हूँ ताकि आपको ये समझ आ जाए। ये निकल गया वाटर, यहाँ से OH, यहाँ से हाइड्रोजन, पीछे क्या रह गया? ऑक्सीजन। लेकिन अब ये वाला बॉन्ड जो टूटा है वो किसके साथ बन गया? इस ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। सो ये ग्लाइकोसिटिक लिंकेज होता है। देन आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस बुक का। आइसोमेरिज्म को हम डिटेल में पढ़ेंगे कल, लेकिन आज हम इसकी जनरल डेफिनेशन करते हैं क्योंकि हम इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिहाज से देख रहे हैं। आइसोमेरिज्म क्या है? आइसोम का मतलब होता है सेम, मरिज्म मीन आप कह लो फॉर्म, ठीक है। सो हम ये कह रहे हैं कि सेम इसकी फॉर्म है, सेम फॉर्मूला है, लेकिन इसकी टांगे बाजू डिफरेंट जगह पे लगी हुई हैं, ठीक है। नॉर्मल एक जो एक सिमेट्री है, वो आंखें यहाँ पे है ना, पर इसकी एक आंख फिर इसके ऊपर लगी हो तो वो क्या होगा? वो आइसोमेरिज्म हो जाएगा। आंखें दो ही हैं पर उनकी लगने की पोजीशन डिफरेंट है। उंगलियां 10 ही हैं पर लगने की पोजीशन क्या पता, अंगूठे की जगह ये मिडिल फिंगर और मिडिल फिंगर की जगह अंगूठा हो सकता है ना। सो ये आपके पास क्या है? ये आपके पास आइसोमेरिज्म है। आइसोमेरिज्म इज वेरी कॉमन phenomenon का मतलब है प्रोसेस इन ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट हैव सेम मोलेकुलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला। नंबर ऑफ कार्बन सेम होंगे, नंबर ऑफ हाइड्रोजन सेम होंगे, नंबर ऑफ ऑक्सीजन सेम होंगे, नंबर ऑफ नाइट्रोजन सेम होंगे, लेकिन शक्ल डिफरेंट होगी, शक्ल डिफरेंट फॉर्म में डिफरेंट होगी, और वो मैंने बताया बाद में अच्छे से डिस्कस करेंगे। इस एग्जांपल को देख लेते हैं। 5 कार्बन, ठीक है, और 12 हाइड्रोजन। इसमें देखते हैं 1 2 3 4 5 कार्बन, हाइड्रोजन गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ऐसे ही है, सेम फार्मूला, इसके साथ भी ऐसा ही है, काउंट करके देखें, ठीक है। सो ये हमारे पास क्या है? ये आइसोमेरिज्म है। देन है रेट ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, स्लो होता है, आयोन्स नहीं बनते हैं। क्या नुकसान है आयोन्स ना बनने का? पॉजिटिव नेगेटिव एंड नहीं है। रिएक्शन कब इजी होता है? जब आपके पास पॉजिटिव नेगेटिव एंड हो, एटम टूट के नया एटम ला दे, वो पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव के साथ जुड़ जाए, यहाँ का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव के साथ जुड़े, एक्सचेंज कर लें अपने आयंस।
पर यहाँ पे तो आयोन्स ही नहीं बनते हैं, इनको तोड़ना ही बड़ा मुश्किल है। जब तोड़ेंगे मुश्किल तो रिएक्शन भी क्या होगा, स्लो होगा, या होगा ही नहीं कभी कभी तो, ठीक है। ओके फैज़ान कह रहे मैम आप सारा चैप्टर आज ही ख़त्म करने वाली हैं। नहीं फैज़ान, आज सारा चैप्टर हमने नहीं ख़त्म करना, थोड़ा सा रह गया, तो सब्र, थोड़ा सा हौसला रखें, इजी है। अभी तो मैंने आपको मुश्किल समझाया ही नहीं है, अभी बहुत टाइम है इस चैप्टर में, अभी तो फंक्शनल ग्रुप पढ़ने हैं, अभी तो बहुत कुछ पढ़ना है, आज नहीं वो पढ़ रहे हम, देखें। चलें, उसके बाद आ जाता है इम्पोर्टेंस। ये क्या बना हुआ है, डीएनए हमारा, हम जो अपनी प्रॉपर्टीज़ ट्रांसफ़र करें, हमने जो प्रॉपर्टीज़ ली हैं, किसी ने अपनी आंखें दादा जैसी होंगी, किसी की कान दादा जैसे, नाक दादा जैसी, या नानी जैसी, नाना जैसी, मामा जैसी, पापा जैसी होगी, तो क्या है वो डीएनए की वजह से है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन स्टोर हो रही है, इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र हो रही है। ऑलमोस्ट ऑल रिएक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म आर ऑर्गेनिक इन नेचर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन प्योरली ऑर्गेनिक है। And the formation of energy from fat are example of typical organic compounds. Organic compounds made parts of living body like protein. जितना भी हमारा प्रोटीन है, हमारा जितना भी फ्लैश है, जितना भी हमारा गोश्त है, वो सारा क्या है, प्रोटीन है। नवीद इजाज भुट्टो कह रहे हैं आइसोब्यूटेन अगेन, ओके आई थिंक यू आर टॉकिंग अबाउट आइसोमेरिज्म, ओके। सॉल्युबिलिटी, हाफिज अब्दुल्ला शफीक ने कहा सॉल्युबिलिटी, सॉरी हाफिज अब्दुल्ला हम मिस कर गए सॉल्युबिलिटी, थोड़ी सी एक्सप्लेन करके फिर पीछे चलते हैं, ठीक है। दोनों को आंसर दूंगी मैं, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मेक फूड, मेडिसिन, क्लोथिंग, ठीक है। मेडिसिन जितनी भी है आपकी मोस्टली ऑर्गेनिक है, पता है आपको, ये बड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। मैनी अदर आइटम्स लाइक पेंट, वार्निशेस, टेक्सटाइल फाइबर, और आगे जाके आप ऐसी इंडस्ट्रीज ढेरों ढेर पढ़ोगे। चलें जी, बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की। पहले हाफिज अब्दुल्ला शफीक को आंसर दें या पहले नवीद एजाज को दे देते हैं, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन पहले पूछा आइसोब्यूटेन क्या है। आइसोब्यूटेन के बारे में आपने पूछा, आइसोब्यूटेन बता दें तो बेटा अभी अगर इसके फॉर एग्जांपल मैं ये वाली दरमियान वाली ये चीज़ हटा दूं तो ये आइसोब्यूटेन है। ब्यूटेन का मतलब है इसके अंदर 4 कार्बन है। ये मैंने नेम सिर्फ इसलिए नहीं बताए थे क्योंकि अभी मैंने पढ़ाए नहीं है, ठीक है, अभी इसको डिस्कस नहीं किया था, इसलिए सिर्फ ये मैंने नेम स्किप इसीलिए किए थे। सो पेंटेन का मतलब है 5, ठीक है। ब्यूटेन का मतलब है 4 कार्बन। सो अगर आपके पास 4 कार्बन है और एक कार्बन जो है वो शाख की फॉर्म में है, ठीक है, मतलब है तो मेरी 10 उंगलियां लेकिन 2 उंगलियां, एक यहाँ पे शाख लग गई, एक यहाँ पे शाख लग गई, ये ब्रांचेस लग गई, तो वो क्या होगी, वो आइसो। और नियो का मतलब है हर तरफ ब्रांचेस ही ब्रांचेस हैं, ठीक है। होपफुली आपको आंसर मिल गया होगा। ब्यूटेन का मतलब है 4, आइसोब्यूटेन का मतलब है 4 कार्बन है लेकिन एक ब्रांच है, ठीक है, एक कार्बन है वो ब्रांच की फॉर्म में आ गया। क्लियर हो गया। सो नेक्स्ट था हमारे पास हाफिज अब्दुल्ला शफीक का क्वेश्चन, सॉल्युबिलिटी क्या होती है। सॉल्युबिलिटी क्या है? सो सॉल्युबिलिटी ये है ऑर्गेनिक है, सो इनऑर्गेनिक में डिसॉल्व नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? आयंस नहीं बनाता, अभी पोलैरिटी नहीं है इसमें, नेगेटिव पॉजिटिव पोल ही नहीं है। तो जब नेगेटिव पॉजिटिव पोल ही नहीं है तो फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर वो डिसॉल्व नहीं कर पाएगा। जैसा वाटर है और NaCl है, सो वाटर के पास OH और हाइड्रोजन, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, इसी तरह सोडियम क्लोराइड के पास एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है। सो पॉजिटिव नेगेटिव के साथ इंटरेक्ट करते हैं, रिएक्ट नहीं कर रहे, मैं इंटरेक्ट बोल रही हूँ वर्ड। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इंटरेक्शन एंड रिएक्शन। रिएक्शन का कॉम्बिनेशन से नई चीज़ बन जाती है, इंटरेक्शन का मतलब है बॉन्डिंग हो रही है। और ये इसके साथ मिल जाएगा, OH इसके साथ मिल सकता है, ठीक है, उसको सराउंड कर लेगा, उसको घेर लेगा। बेसिकली ये आपके पास सॉल्युबिलिटी होती है। रिएक्शन करना सॉल्युबिलिटी नहीं है, उसको सराउंड करना सॉल्युबिलिटी है। इस केस में ऐसा नहीं है। इस केस में वाटर है, वाटर का मतलब है आपके पास हाइड्रोजन भी है, हाइड्रोक्सिल भी है, लेकिन आपके पास कोई पॉजिटिव नेगेटिव एंड नहीं है, ठीक है। बात करते हैं इस यूरिया की, NH2 ये कार्बन है मेरा, ठीक है, NH2 कोई एंड ही नहीं है इसके पास ऐसा जिसमें ये पॉजिटिव नेगेटिव और वो बेचारा वाटर जो इसको सराउंड कर सके, तो डिसॉल्व नहीं हो पाता ना, ठीक है। सो सॉल्युबिलिटी इसकी डिपेंड करती है इसकी पोलैरिटी पे, क्योंकि ये नॉन पोलर है इसलिए ये पोलर के अंदर डिसॉल्व नहीं होता, सिर्फ नॉन पोलर के अंदर होता है।
नवीद इजाज भट्टो के सिर्फ हाइड्रोजन की ब्रांच बनानी है, नहीं बेटा, कार्बन की ब्रांच बनती है, हाइड्रोजन की ब्रांच नहीं बनती है, ठीक है। जो हम आइसोमरिज्म करेंगे, शेप चेंज करेंगे, वो कार्बन की बेसिस पे करेंगे। क्यों? क्योंकि कार्बन इज द चेन बैकबोन। ओके, नवीद भट्टो कह रहे हैं कार्बन भी ब्रांच में लगेगा। बेटा असल में तो कार्बन ही ब्रांच में लग रहा है और हाइड्रोजन तो उसकी वैलेंसी पूरी कर रहे हैं, ठीक है, उसकी बॉन्डिंग पूरी कर रहे हैं। So solubility is most organic compounds are insoluble in water and dissolve readily in non-polar organic solvents. बेंजीन, बेंजीन क्या है? स्ट्रक्चर बनाए बेंजीन का, चले जी, ऐसा स्ट्रक्चर है कुछ बेंजीन का, C6H6, कोई पॉजिटिव नेगेटिव एंड नहीं है, लेकिन दोनों सेम है ना, एक ही क्या थाली के बैंगन है, तो बड़ी फ्रेंडशिप आपस में, ठीक है। पेट्रोलियम ईथर वगैरह में ही इजीली सॉल्युबल है। चलें जी, कोल के बारे में पढ़ते हैं, लास्ट टॉपिक है, घबराना नहीं है। इसके बाद MCQs है जिसका जवाब हमें आपसे चाहिए, तो इधर ही रहें, मुझे MCQs के जवाब दें, उसके बाद जाइएगा, क्योंकि वरना मुझे पता नहीं लगेगा आज का लेक्चर आपको समझ आया या नहीं। चलें जी, कोल, कोल क्या है? कोयला, सब ने देखा होगा, बारबेक्यू भी सब करते होंगे, कोयला यूज़ करते होंगे। कोयला कैसे आया? कोयला ऐसे आया कि जब पुराने ज़माने में जो क्रिएचर, जो एनिमल्स मर जाते थे, ठीक है, अब उसको तो दफनाने वाला कोई नहीं है ना, वो उसी ज़मीन पर पड़े रहेंगे, ठीक है। अब उस ज़मीन के ऊपर एक लेयर आई सैंड की, दूसरी लेयर आई, तीसरी लेयर, कैसे कई दफ़ा सैलाब आए, कई दफ़ा ज़लज़ले आए, ठीक है, वो एनिमल्स उसके अंदर घुस के ज़मीन के, अब क्या है, अर्थ क्रस्ट के नीचे वो दबते चले जा रहे हैं। और कितने अरसा हो गया उनको? 500 मिलियन ईयर्स अगो, इतना पुराना अरसा हो गया है, ये कोई 1-2 दिन की बात नहीं, 1-2 साल की बात नहीं, 100-200 साल की बात नहीं, 500 मिलियन ईयर्स खत्म हो गया, इसलिए इसको नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स भी कहा जाता है। Okay, I guess you have one question, but I can't reach your question. Let me check if I can. Okay, नवीद इजाज भट्टो ने कहा है बेंजीन फार्मूला। बेटा मैंने बेंजीन फार्मूला ड्रॉ किया है, ठीक है। सो अभी हम बात कर रहे थे कि अब इतने साल लग गए, अब वो क्या हुआ, वो दबे हुए बेचारे अंडर हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। प्रेशर तो बेचारों के पास बहुत ही ज़्यादा है ना, चट्टाने ऊपर, पहाड़ ऊपर, हम जैसे भारी भरकम इंसान ऊपर। सो क्या होगा, वो जो आपके पास वुड थी या वो जो आपके पास एनिमल्स थे, वो क्या हो गए, प्रेशर के और टेम्परेचर के ज़ेरे असर आपस में घुल मिल गए, उनका चुम्बन निकल गया समझ लो, और वो किस में ट्रांसफॉर्म हो गए, कोल में, ठीक है, थ्रू अ प्रोसेस ऑफ कार्बनाइजेशन। जो सबसे पहली फॉर्म है वो है पीट, जिसके अंदर 60% कार्बन, उसके बाद लिग्नाइट जिसके अंदर 70% कार्बन, देन बिटुमिनस जिसके अंदर 80% कार्बन है, सबसे रिफाइंड फॉर्म है कार्बन की एंथ्रासाइट। अच्छा, आपने कभी करके देखना, कोयले भी डिफरेंट तरह के होते हैं, वो कोई कोयले होते हैं धुआं बहुत ज़्यादा देते हैं, कुछ कोयले धुआं नहीं देते हैं। सो कभी इनमें डिफरेंस देखिएगा, अगर आपको ऐसा कोई चीज़ मिले तो ज़रूर एक्सपीरियंस कीजिएगा, ढूंढने की कोशिश कीजिएगा, तब आपको सही पता लगेगा, उसकी फॉर्म देखिए आपको पता लग जाएगा। अच्छा, पीट और एंथ्रासाइड में ये डिफरेंस था, कम कार्बन हो, ज़्यादा कार्बन हो, धुआं ही डिफरेंट हो जाता है उनका, ठीक है। सो कोल क्यों इम्पॉर्टेंट है? हमारी जैसे कंट्री में फ्यूल के तौर पे ये यूज़ होता है, ठीक है। अभी तो नहीं, पुराने ज़माने में हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे इसको फॉर कुकिंग, अब तो उसको हमने रिप्लेस कर दिया ना नेचुरल गैस से। नेचुरल गैस क्या थी? नेचुरल गैस है मीथेन, आपके पास CH4। सो उसके अलावा क्या है, कोल इज इम्पॉर्टेंट सॉलिड फ्यूल एंड सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में सब्जेक्टेड टू कार्बनाइजेशन, या तो इसकी कार्बनाइजेशन कार्बन में इसको कन्वर्ट किया जाए, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करवा दी जाए, इसको फ्यूल के तौर पे यूज़ करने में, एनर्जी रिलीज करने के प्रोसेस में। व्हेन कोल इज हीटेड इन द एब्सेंस ऑफ एयर, इट इज़ ट्रांसफॉर्म इनटू मल्टीपल कंपाउंड्स, ठीक है, जो जिसमें आपके पास कोल गैस, कोल तार आ जाती है, इसको आप कहते हो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। सो उसके अंदर क्या है, कोल गैस है, कोल तार है और कोक है, पीने वाली कोक नहीं है ये, कोका कोला नहीं है ये, ठीक है। ये एक कार्बन की फॉर्म है, कोल की फॉर्म है, ठीक है। ओके, MS मिनहास पूछा है विच फॉर्म ऑफ कोल इज़ यूजफुल। जो ज़्यादा रिफाइंड फॉर्म होती है वो आपके लिए ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि उसके अंदर आपके पास पोल्यूशन चांसेस कम होते हैं, उसके जो साइड प्रोडक्ट्स होते हैं वो कम प्रोड्यूस होते हैं। क्यों? साइड प्रोडक्ट बड़ी एक
हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप रेस्पायर करते हो, आप कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हो, ठीक है। प्लांट्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। सो अगर आप इसको कह दो ना कि ये यूज़फुल नहीं है या इस तरह से, ऐसा कुछ नहीं होता। आप जो भी चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हो उसको बड़ा ध्यान में रखना पड़ता है, ठीक है। चलिए जी, MCQ नंबर 1 से पहले है कोल इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में कहाँ का प्रेजेंट है? पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है। 80% कोल इज़ यूज टू बेक ब्रिक्स। ईंटों की भट्टियाँ जो होती हैं ना, वहाँ पे यूज़ होता है। काली हुई होती है ना, वो लंबे लंबे से ऐसे वो कोल से होते हैं, वहाँ से धुआं निकल रहे हैं, ईंटें बन रही हैं। और पाकिस्तान में तकरीबन 184 बिलियन टन्स का ज़ख़ीरा मौजूद है। डिफरेंट गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ लाइक सिंध कोल अथॉरिटी आर वर्किंग टू एक्सपैंड कोल यूटिलाइजेशन। लेकिन इस पर बैन इम्पोज हो गया है कि आप एक स्पेसिफिक अमाउंट से ज़्यादा यूज़ ही नहीं कर सकते हो। वो क्यों नहीं यूज़ कर सकते हो? क्योंकि पोल्यूशन के आपको क्या होते हैं, पोल्यूशन रिलेटेड इश्यूज़ हैं जो गवर्नमेंट जो कि इंटरनेशनल लेवल पे हाईलाइट किए जाते हैं फिर कि ये लोग इतना कोल यूज़ कर रहे हैं, इन्वायरमेंट गंदी कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, सो तरह के मसले हैं, ठीक है। इसलिए एक स्पेसिफिक अमाउंट से ज़्यादा आप इंक्रीज़ नहीं कर सकते हो। चलिए MCQ नंबर टाइम। MCQ नंबर 1 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 1, विच कोल हैज़ द हाइएस्ट परसेंटेज ऑफ कार्बन? 60 से 90 तक जाता है। बताएं जी किसके अंदर सबसे ज़्यादा कार्बन है? सो वी आर वेटिंग फॉर योर आंसर्स। जल्दी से बताएं कि व्हाट शुड बी द आंसर। हर एक में कितनी कितनी अमाउंट प्रेजेंट है? ओके, MS मिनहास ने हमें कहा डी, एंथ्रासाइट में 90% कार्बन मौजूद है। चलिए उससे आगे है, उससे अगला क्वेश्चन है हमारे पास MCQ नंबर 2। ऑर्गेनिक कंपाउंड आर यूजुअली सॉल्युबल इन व्हाट? नो आंसर येट। सो होपफुली जब आप इस लेक्चर को सुने आप फ़ौरन से आंसर करेंगे कि इसमें से किसके अंदर डिज़ोल्व होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। देन लास्ट MCQ इज विच वन इज नॉट प्रोडक्ट ऑफ डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन? ओके, MS मिनहास कह रहे हैं सी। किसका आपने जवाब दिया? 1 2 3 किसका दिया है? MS मिनहास कह रहे हैं डी, एल्कोहल। यस, अल्कोहल जो है वो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का पार्ट नहीं है। कोल तार और कोल गैस है जो कार्बन से रिलेटेड है, ठीक है। सो ये था आज का आपका लेक्चर। कल हम मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ। थोड़ा सा टफ होगा, ठीक है, और बगैर पढ़े नहीं आना, पढ़ के आना है इसको ताकि हम कंटिन्यू कर सकें, ठीक है। सो अपना बहुत ख्याल रखें। कल मिलेंगे दोबारा से 3 बजे हमारी क्लासेस हैं। सो होपफुली यू विल बी ऑन टाइम। अल्लाह हाफिज़।